सत श्री अकाल जी, मैं हाँ संदेश औलख शर्मा। जगबानी टीवी ते तुहाडा सब दा बहुत बहुत स्वागत है। वेला हुण तक दी अहम खबरां दे विस्तार विच जाण तों पहिलां एक नज़र सुर्खियां ते। भांजे ते रेड तो बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दा ईडी अफसर ते आरोप किहा जांदे होए किहा सी पीएम दा दौरा याद रखियो। नवजोत सिंह सिद्धू दा किसान मॉडल किहा हर मॉल विच खुलेगा बाबा नानक स्टोर। ते सुखपाल सिंह खैरा की जमानत अर्जी ते हाई कोर्ट ने फैसला रखिया सुरक्षित। ते हुण खबरां विस्तार नाल। खबरां दी शुरुआत दे विच सब तो पहलां गल करदे हां पंजाब दे मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दी। तां तुहानूं दस दईए कि चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रैस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्हां ने ईडी वल्लों जो उन्हां दे रिश्तेदारां दे घरां दे विच रेड की गई सी उस नूं लै के कई सारियां गल्लां कहीआं। इसे दे दौरान उन्हां ने कहा है कि ईडी अफसर दा कहना सी कि पीएम मोदी दा दौरा याद रखियो। मैं अरदासां करके देख लिया, मैं उन्होंने कह के देख लिया कि जी मैं थोड़े चंगी सेहत की थोड़ी जिंदगी की कामना करना। मैं उन्होंने शेर सुना के देख लिया, लेकिन अननैसेसरीली जिहड़ी गल दा कोई गल नहीं है उसनूं इशू बना के पूरे देश के विच पंजाब नूं भंडिया जाना, इसका क्या मतलब है? पंजाबियों को क्यों बदनाम किया जा रहा है जब किसानों ने किया ही कुछ नहीं? कोई कांकर नहीं मारिया, कोई बट्टा नहीं मारिया, कोई नेड़े नहीं गया, फिर किसानों और पंजाबियों बदनाम करना कि मैं जान बचा के आया हूं, धन्यवाद दे देना। इसकी इसका मतलब क्या है कि पंजाब को बदनाम करने दी साजिश। पंजाब दे विच कोशिश कर ली कि जी असी राष्ट्रपति का राज जी नहीं लग्या। हुण कोशिश की जा रही है कि साडे बंदियां नूं इलैक्शन ना लड़न दिता जाए, उन्होंने परेशान किया जाए, उन्होंने रिश्तेदारों की कार्रवाइयां करके उन्होंने परेशान करो, नॉमिनेशन ना भरन दो। एक कद तक चलेगा राजनीति के विच? एक किस तरह चलेगा? ममता बनर्जी के तमिलनाडु के विच जिथे ओपोजिशन दी लीडर सरकार जिथे जितते नहीं लगते उत्थे जाके ईडी नूं ठोक दिंदे, उत्थे जाके इनकम टैक्स वाले नूं ठोक दिंदे ते नजायज़ हर गल का परचा कराउण की कोशिश की जाती। केजरीवाल जी इन्हां दे साले के मुंडे नूं फड़िया गया। आ मेरे पास है, करप्शन ब्यूरो टुडे अरेस्टेड ए किंग ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। 18 की खबर है। विनय बंसल इन कनेक्शन विद alleged irregularities in road and sewer development works by Public Works Department. Vinay Bansal is the son of Kejriwal's deceased brother-in-law Surinder Kumar Bansal. केजरीवाल जी कल परसों इतने आए थे, बड़ा खुश होकर गए कि साढ़े ईडी आई है पंजाब के विच। ईडी के विच 10 जगह छापे बजे, अपने घर लगे तो अग, दूसरे के लगे तो बसंतर। उधर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी चंडीगढ़ दे विच प्रैस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने किसान मॉडल पेश किया। उन्होंने कहा है कि जेकर पंजाब दे विच कांग्रेस की सरकार बनती है तो हर मॉल दे विच बाबा नानक स्टोर खोलिया जाएगा जिस दे विच पंजाब दा यूथ काम करेगा। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार ते भी कई तरह के आरोप लगाए। 70,000 कुर्सी पे 700 आदमी जमा हुए थे यहाँ। इसी बात का प्रमाण है कि लोगों में निराशा है, हताशा है और विश्वास चकनाचूर हो चुका है। उसके कारण जिस एमएसपी की बड़ी बड़ी बातें किया करते थे सेंटर की सरकार वाले और ये कहा करते थे कि आमदन दुगनी करेंगे, वो एमएसपी 6% से ज्यादा इस देश के किसानों को मिलती ही नहीं और 57% किसानों को उस एमएसपी से नीचे खरीद करनी पड़ती है। भाई साहब, तो लेने के देने पड़े। केवल 0.5% किसान ऐसा है जो
एमएसपी से ज्यादा लाभान्वित हो रहा है, और वो किसी सरकार के सहयोग की वजह से नहीं है, वो उसके अपने बलबूते पे। अब जब ये अनाउंसमेंट करते हैं कि 23 फसलों पे एमएसपी मिलेगी, इससे बड़ा स्वांग हिंदुस्तान में है ही नहीं। और जब मैं कहता हूं स्वांग, तो एमएसपी सिर्फ गेहूं और धान पे मिलती है। मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण जो कांग्रेस के इस बुक रिलीज में बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया, और बाकी फसलें भी हैं। अब आप देखिए, मकई 3 करोड़ से ऊपर इसकी प्रोडक्शन है, 3 करोड़ टन, 3 करोड़ 15 लाख टन से ऊपर इसकी प्रोडक्शन है, और प्रोक्योरमेंट सिर्फ 0.65। प्रोक्योरमेंट सिर्फ 1% से भी कम है साहब। और अगर आप देखें बाकी की, चाहे ग्राम हो, मसूर हो, मूंग हो, मैं यहां मैक्सिमम अगर देख रहा हूं तो 5% या 8%, अब बाकी सब 1% से नीचे। अब मुझे बताएं कि क्या किसान की मजबूरी नहीं है कि वो 2 ही फसलें उठाएगा? उसके बाद अगर मैं अगली बात करूं तो वो है बीमा। ये जो इंश्योरेंस है, ये भी किसान की जेब से पैसे निकाल के जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं उन्हें मुनाफा देने की एक चालसाजी है। और ये बड़ा क्लियरली एविडेंट है कि 2020-21 तक 30,320 करोड़ रुपए मुनाफा बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों ने कमाया। नाम के साथ दर्ज है यहां पे बजाज अलायंस, चोला, फ्यूचर जनरली, HDFC, ICICI, ये 30,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा गई और किसान को कुछ भी नहीं मिला। उधर मनी लॉन्ड्रिंग मामले विच फसे सुखपाल खैरा ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਚੁਣਾਵੀ ਤਾਲ ਠੋਕਣਗੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਐਮ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਆਪ ਛੱਡ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ $1 ਲੱਖ ਫੰਡ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ USA ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ BJP ਦੇ ਖੁਦ ਕੌਂਸਲਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਦਭਾਰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਨਿਧਾਰਤ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨਿੰਦਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ
ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਸਕਾਂਗੇ, ਸਭੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਨ ਇਹੀ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਬਹਿਰਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਜਾਲੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਜਾਲੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 3 ਦੀ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ CIA ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਹੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਜਾਲੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 11 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਹ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 3 ਥਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਹਲਕੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। उधर ICCW संयुक्त कर्मचारी यूनियन वालों प्रदर्शन किया गया, बाल भवन दे विच प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जोरदार नारेबाजी भी हुई ते नालों नाल गेट रैली भी कटी गई। इन्हां दा कहना है कि इन्हां दीयां मंगां नूं लगातार नज़रअंदाज किया जाए। आज हमने ये हमारा प्रदर्शन जो तो है काफ़ी सालों से चल रहा है, लगातार चल रहा है, लेकिन जो हमारी जो डिमांडें हैं वो हमारी डिमांडें है कि एक तो हमारा बहुत 5 सालों से जो DC रेट रुका हुआ है वो बहाल किया जाए, और हमारा पे स्केल जो है 11 से रुका हुआ है वो नहीं आज तक हमें मिला है, और उसको तो 10 साल ही हो गए हैं। और दूसरा है कि हमारा DA 5 साल से रुका हुआ है वो नहीं आज तक हमारा लागू किया गया। और साथ में ही हमारा एक स्विच ओवर स्टाफ है, उनको मतलब कि उनको भी 6-7 साल हो गए, उनके अपॉइंटमेंट लेटर अभी तक जारी नहीं किए गए। और उनको भी जो सैलरी में हर साल कहते थे 3% की बढ़ोतरी होएगी, हैं, जब से वो हुए हैं तब से उनकी 3% तो क्या 1% सैलरी की बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि जो हमारी ये थोड़ी सी डिमांडें हैं और इनको एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी पूरी करने की कोशिश करे। हम जो पिछले 5 साल से ज़्यादा लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं, और पिछले 5 सालों में हमारी तनख्वाह जो है 1 रुपये भी नहीं बढ़ाया गया इन्होंने। आज महंगाई जो है कई गुना बढ़ चुकी है, कर्मचारी हमारा महंगाई की वजह से बहुत परेशान है, लेकिन यहाँ की जो प्रशासन है वो कर्मचारियों की बात को सुनता तो कई बारी लेकिन हल नहीं करता। इस करके जो आज हमें कोविड के बावजूद भी यहाँ प्रदर्शन करना पड़ा। इससे पहले हमने 5 जनवरी को भी यहाँ प्रदर्शन किया था, लेकिन प्रशासन जो है हर बात को हल्के में लेती है। पता नहीं क्या बात है क्या नहीं, हमें कोई समझ नहीं आती है। लगातार यहाँ जो काम करने वाली महिलाओं की गिनती ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शोषण हो रहा इस अदारे में हो रहा, ICCW में हो रहा। कहने को ये कहा जाता है कि यहाँ संविधान बना हुआ है,
संविधान के अधीन हम काम कर रहे हैं, लेकिन संविधान के अधीन जो संविधान में लिखा हुआ कि हर 3 महीने के बाद रजिस्ट्री कमेटी की मीटिंग की जाएगी, 1 साल के बाद एनुअल जनरल बॉडी की मीटिंग कॉल की जाएगी, आज संविधान को भी किनारे करके यहाँ की सारी कारगुजारी चल रही है। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੱਲੂ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਂਝੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ 2-4 ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਲੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮੂਲਭੂਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੱਲੋ ਮਾਜਰਾ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬੱਚੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਵਰ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। गलियां के बीच जो नंगी तारा लटक रही हैं, ये बिजली की नंगे जोड़ हैं, और जो सीवरेज का पानी है ना वो ब्लॉक है। देखो ये सामने ये देखो, ये जो फौजियाँ हैं साड़ियाँ उछल गई, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है, बीमारियां का डर फैलिया हुआ है। करोना काल के बीच करोना तो वैसे ही है, करोना वैसे ही साढ़े घर में बढ़िया हुआ है, और इतनी डिफिकल्टी आ रही है, इतनी डिफिकल्टी आ रही है, तारा मतलब चलते बंदे के सिर के उत्ते तो निकल लग जांदियां। इस तो बड़ी और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पानी जो है पीने वाला बिल्कुल ख़राब आ रहा है। इस तो जो है पेट में हर एक बंदे के जिसनों मर्जी चाह के देख लो, घंटा 2 घंटे पहले 2 घंटे मैक्सीमम पानी आता है, जिस बीच आधा घंटा जो है वो पानी बिल्कुल बेकार ही आता है, पीलेपन का पीला कलर होता है, उसका पीला कलर। लैटरिन की हौदियाँ उछल रही हैं, गंदगी ज़्यादा फैल रही, बीमारी ज़्यादा फैल रही, सबके घरों में 4-4 मरीज पे हैं, उसका हल करो। ऊपर से बिजली की तारा लटक रही हैं, बच्चे हमारे पानी में न खाएं, वो बीच में करंट लग गया तो उसका हिला कौन करेगा? ये गवर्नमेंट के हाथ में दे रहे हैं हमें, ठीक है। अब हमारी बेनती है, ही हथ बंद का बेनती है, भी हमारा हल करो, कोई जल्द से जल्द हल करो। पीने वाला पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है, कहाँ से लिया हमें पीने का पानी? इतनी हमारे पास ताकत नहीं है भी बाहर से लिया, कोई टैंकर मंगामा, हमें इतनी ताकत नहीं, हमें गरीब लोग का। हमारी सुनो, मदद सुनो हमारी, हमें बहुत परेशान हुए हुए हैं इस जगह के ऊपर। हमारा खाने पीने का कोई धर्म नहीं है, लैटरिंगा उल्टियाँ बच्चों भी बजुर्गों भी सब नू लग रही हैं। हमारी हथ बंद का बेनती, हमारी जल्द से जल्द हल होना चाहिए। बिजली की तारा बिचा लटक रही, पानी जब माड़े सा बरसात आवा पानी भर जा, पूरी हौदियाँ भर रही हैं, उसमें करंट आने का डर है। सर यहाँ पे हम लोगों का जीना दुश्वार हो रखा है। गटर के बिल्कुल भरा ही होता है, हर समय जब भी निकलो यहाँ से गटर पूरा फुल मिलेगा। लैट्रिन वाले गटर, पीने के पानी में लैट्रिन का पानी आ रहा है, और हम लोग 1 फीट पानी यहाँ 24 घंटा जब पानी आता है सुबह शाम, एक रोड पे पानी खड़ा ही होता है। तारे यहाँ पे नंगी पड़ी हैं,
घर के साथ है, दीवार के साथ पोल लगा है, इसमें तारे बिल्कुल नंगी पड़ी हैं। बच्चे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, उनको करंट लगने का खतरा है। इतनी प्रॉब्लम है यहाँ, हम लोग जैसे तैसे जी रहे हैं, जीने पर वो हो रहा है, पाबंदी लगी पड़ी है। इतने पुराने पार्षद लोग भी यहाँ पे कुछ करके राजी नहीं, गली में कोई आके राजी नहीं, कोई पार्षद आके यहाँ गली में घूम के नहीं गया, कोई देख के नहीं गया, कोई कुछ करा के राजी नहीं। वादे तो किए होंगे, वादे तो सारे हैं, वोट लेने के टाइम वादे होते हैं इनके, बाकी काम के टाइम कोई वादा नहीं होता इनका। वादा पूरा नहीं करते, आते जाते आके देखने को भी राजी नहीं है गली में क्या हो रहा है, कैसे लोग जी रहे हैं, नहीं जी रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रही है, हम लोगों को जीना दुश्वार हो रखा है। इसमें थोड़ी सी कार्रवाई की जाए, ध्यान दिया जाए गलियों पे। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹੱਲੋ ਮਾਜਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੇਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੱਲੋ ਮਾਜਰਾ ਵਾਸੀ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਗੱਲ ਮੌਸਮ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਠੰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕती है। हाँ, अभी जैसे पिछले दिनों में बारिश हुई थी, बारिश के बाद लगातार जो है फॉग रही और साथ में जो फॉग अब लिफ्ट होने से जो स्काई है वो ऑब्सक्योर्ड चल रहा है। पिछले कई दिन से जो है वो सूर्य नहीं निकला है और ये जो ऐसी स्थिति है अभी 1-2 दिन और रह सकती है। आज भी ऐसे ही मौसम बना रहेगा, जो दिन है वो ठंडा रहेगा, कुछ एक जगह पे फॉग रहेगी और उसके बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रही है जिसका इफेक्ट जो चंडीगढ़ में या पंजाब और हरियाणा के इलाकों में जो 21 तारीख से हो सकता है, 21 तारीख की नाइट से बारिश होने के चांसेस रहेंगे। 22 तारीख को जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। 22 तारीख को जो बारिश है वो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के जो बहुत सारे इलाकों में बारिश होने के चांसेस रहेंगे। थंडर एक्टिविटी भी हो सकती है जिसके लिए वार्निंग भी इशू की हुई है। तो उसके बाद 23 तारीख को जो मौसम है वो थोड़ा सामान्य बन सकता है, जो बारिश के चांसेस कम रहेंगे। सर, इस वक्त जो टेम्परेचर है वो मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना, कितने डिग्री ये लूट का है? हाँ, अभी जो टेम्परेचर है, जो दिन के तापमान उसमें काफ़ी कमी चल रही है, 4 से 5 डिग्री तक कुछ इलाकों में कमी चल रही है, लेकिन जो रात के तापमान है वो थोड़े सामान्य से जो ज़्यादा चल रहे हैं। अभी जो दिन का तापमान है वो 12 से 14 डिग्री के बीच रह रहे हैं और जो रात के टेम्परेचर हैं वो 8 से लेकर 9 डिग्री के बीच जो वो रह रहे हैं। तो जो मोस्ट प्लेसेस हैं उसमें सभी जगह यही स्थिति चल रही है। तो लेकिन जो आने वाले दिन होंगे इसमें रात के टेम्परेचर थोड़े से और बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रही है, पश्चिमी विक्षोभ अप्रोच कर रहा है, जिसकी वजह से जो रात के तापमान है वो थोड़े हल्के राइज कर सकते हैं। सर, कोहरा जिस तरह से पड़ रहा है कि आने वाले समय में इससे ज़्यादा होगा या इसमें कमी आने की? हाँ, अभी तो जो आने वाले दिन होंगे 1-2 दिन में इसमें कमी आएगी, लेकिन 23 तारीख से जो है प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि दोबारा से जो है वो फॉग फॉर्म हो। ਹੁਣ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 11.0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 9.0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।